Hello students, once again myself Dr. Seema Agrawal welcome to all of you in the third e-lecture on air pollution. As I told you earlier, this cover uh, your MSc semester 4th syllabi. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, दैट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. ठीक है, तो ये जो पॉल्यूशन है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, पॉल्यूशनम, मीनिंग इसके मीन्स है टू मेक डर्टी. ठीक है, और इज द अनफेवरेबल ऑर्डिनेशन ऑफ आवर एनवायरमेंट लार्जली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. एक्चुअली में क्या था कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए 3 एसेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो है वाटर, सॉइल और एयर. 60 या 60 या 70 साल पहले तक हमारे ये जो तीनों कंस्टिट्यूएंट थे यानी वाटर, सॉइल और एयर, वो बिल्कुल प्योर थे और अनकंटेमिनेटेड थे. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे स्पेशली हमारे ह्यूमन बींग्स की, आदमी की आवश्यकता बढ़ती गई. ठीक है, वैसे वैसे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और नेचुरल जो रिसोर्स थे, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे, उनका हमने अनप्लान्ड एक्सप्लॉइटेशन किया, जिसके कारण कि हमारा जो वातावरण था वो पॉल्यूटेड होता गया. या ये जैसा मैं इसका मतलब कि टू मेक डर्टी, बहुत डर्टी होता गया, तो वो चीज कहलाती है आपकी पॉल्यूशन. ये जो पॉल्यूशन है इसको बहुत सारे हम वेज से या बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. पहला क्या है, pollution, the nuisance or nemesis is the deliberate or accidental contamination of environment with the animals waste. Second है कि किसी मतलब एयर, वाटर और सॉइल, ठीक है, इनकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारी अनडिजायरेबल यदि चेंज होते हैं, और वो अनडिजायरेबल चेंज कैसे होते हैं, जो कि मैन, एनिमल और प्लांट लाइफ को, इनको यदि हम हार्मफुली इफेक्ट करते हैं तो वो सब इफेक्ट क्या कहलाते हैं, पॉल्यूशन ही कहलाता है. और is the accumulation of any foreign material like organic, inorganic, biological or radiological in nature which may affect living organism directly or indirectly, immediately or after a long time. चाहे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल कोई से भी आपके फॉरेन मटेरियल्स हों जो कि ऑर्गेनिज्म की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको एडवर्सली इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसी समय या आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो वो भी क्या है, आपका पॉल्यूशन है. यानी किसी भी तरीके से यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म की को सरवाइव करने में यदि दिक्कत आ रही है तो वो सारे के सारे सोर्सेस क्या कहलाएंगे, उनके पॉल्यूशन ही कहलाएंगे. और is the contamination of harmful constituents of to water, air and soil which adversely alter the natural quality of the environment. यानी एनवायरमेंट की जो नेचर है उसको एडवर्स इफेक्ट यदि करते हैं तो वो सारे कंस्टिट्यूएंट क्या कहलाएंगे, पॉल्यूशन ही कहलाएंगे. In some case, pollution may involve removal rather than the addition of the constituent from the environment. तो जरूरी नहीं है कि कोई भी constituent यदि ऐड हो रहा है environment में तभी वो पॉल्यूट हो. कभी कभी आवश्यक चीजें यदि हट जाती है, ठीक है, रिमूव हो जाती है, तो अभी वो क्या है, एनवायरमेंट होता है. अब पॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, पॉल्यूशन जो है बहुत सारे तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में यदि एयर पॉल्यूशन है ना, यदि एयर के थ्रू पॉल्यूशन है तो एयर पॉल्यूशन, वाटर में के थ्रू पॉल्यूशन है तो वाटर पॉल्यूशन, और यदि सॉइल में है तो सॉइल पॉल्यूशन. यदि पॉल्यूटेंट यानी जो पॉल्यूशन के जो कारक हैं उसके हिसाब से क्या हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो सकता है, नॉइस पॉल्यूशन हो सकता है, थर्मल पॉल्यूशन हो सकता है, पेस्टिसाइड और बायोसाइड पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, ओशियनिक पॉल्यूशन हो सकता है,
ठीक है, केमिकल और बायोलॉजिकल पॉल्यूशन हो सकता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो सकता है और पॉपुलेशन पॉल्यूशन हो सकता है। यानी ये सारी चीजें हमें इफेक्ट करती है। अब व्हाट इज पॉल्यूटेंट? अब अपन ये कह रहे हैं ना पॉल्यूटेंट पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन के जो कारक होते हैं वो कहलाते हैं आपके पॉल्यूटेंट। The pollutant is a physical or biotic component which adversely alters the environment by altering growth rate of species, interferes with the food chain, health, comfort and basic amenities of man. ऐसे कोई भी कंपोनेंट, चाहे वो फिजिकल हो या बायोटिक हो, जो कि आदमी की जो बेसिक एम्यूनिटीज है उसको एडवर्स इफेक्ट करता है या ऑल्टर करता है। ठीक है, पॉल्यूटेंट इज एन अनडिजायरेबल हार्मफुल सॉलिड लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस present in such a concentration in the environment which tends to injurious for the whole living biota. अब पॉल्यूटेंट को भी अपन किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? ये जो है वो दो तरीके से आपको क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जो कि आपके जिनके सोर्स आपको पता होते हैं, है ना, जो कि आपके आइडेंटिफाइबल सोर्सेज से आते हैं और उसके बाद रिलीज होने के बाद भी वो एज सच यदि आपके एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वो आपके कहलाते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, जैसे NOx एंड SOx। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट डायरेक्टली एनवायरनमेंट में नहीं आते हैं, डायरेक्टली किसी जानकार स्रोत से नहीं आते हैं, लेकिन जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं वो केमिकल जब रिएक्शन करते हैं तो उसके बाद सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड यदि सनलाइट की प्रेजेंस में आपस में रिएक्शन करते हैं और एक बहुत ही हार्मफुल पॉल्यूटेंट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या पैन, ये आपका होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पॉल्यूटेंट दो तरीके के हो सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि आपके डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं या सीवेज होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पूरी तरीके से डिग्रेड कर दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जैसे आपके कुछ टॉक्सिक मेटल्स होती हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, DDT होते हैं, ये क्या करते हैं, बायोडिग्रेड या डिग्रेड नहीं होते। ये क्या करते हैं कि जब, बल्कि ये डिग्रेड तो होते ही नहीं है, बल्कि जब ये बायोकेमिकल साइकिल में या फूड चेन में पहुंचते हैं तो अपने आप को बायोलॉजिकली मैग्नीफाइड, यानी अपनी जो क्वांटिटी उसको बढ़ा और लेते हैं। ठीक है, तो जनरली अपन क्या कह सकते हैं, पॉल्यूटेंट क्या है, जो हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं, हमारे ही द्वारा यूज करे जाते हैं और उसके बाद हमको यूज करने के बाद एज ए वेस्ट प्रोडक्ट फेंक देते हैं और उसके बाद वो एनवायरनमेंट में प्रदूषण फैलाते हैं। और यदि इस एनवायरनमेंट के डिटोरिएशन को बहुत जल्दी नहीं रोका गया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इस प्लेनेट पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, जैसे कि अपन ने पढ़ा कि अपन एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर that are harmful to the health of humans and other living beings or cause damage to the climate or to materials. एयर पॉल्यूशन के कारण क्या है कि बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, एलर्जी हो सकती है और ह्यूमंस की डेथ भी हो सकती है। और ये सिर्फ मैनकाइंड्स को नहीं, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए भी हार्मफुल हो सकता है। ये हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, जैसे ओजोन का डिप्लीशन जो है, ओजोन लेयर अपन नहीं कहते इसमें होल होता जा रहा है, वो हो सकता है। क्लाइमेट चेंज, मौसम ही चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्या है, एसिड रेन, इन सबको भी चेंज कर सकता है। ठीक है, और ये जो एयर पॉल्यूशन है ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी जनरेट हो सकता है और नेचुरल प्रोसेस से, प्राकृतिक तरीके से भी ये हो सकता है। अब इनके सोर्सेस क्या क्या है?
जो हमारी जो एयर है, हमारी एयर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 60-70 साल पहले तक हमारा एनवायरनमेंट इतना खराब नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जो है, जैसे जैसे कि हम खुद ही डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन की हम यदि बात करें तो बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट हैं जो कि हमारे खुद के बनाए हुए हैं, इसके कारण हमारे जो नेचर में जो एयर है वो अब क्लीन मिलनी तो बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? कुछ एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन वो है जिसमें कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे एयर पॉल्यूटेंट मिल जाते हैं जो कि और इस उनकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि जो कि हमारे एनवायरनमेंट की जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसको बिगाड़ता जा रहा है ना। और ये जो है, ये पॉल्यूटेंट्स जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि टारगेट या रिसेप्टर को डैमेज करते हैं। अब इसमें टारगेट कौन से हो सकते हैं? हम खुद भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, ट्री भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। इनको अपन कुछ स्पेशल ग्रुप्स में रख के स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं नेचुरल सोर्सेज। अब नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे अपन कहते हैं वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ज्वालामुखी फट गया, बहुत सारी गैसेस निकलते हैं, जंगलों में जो आग पकड़ ली जाती है, ठीक है, डस्ट, फॉलिंग रेन्स, ये सब क्या है? ये सब हमारा है नेचुरल सोर्सेस, ठीक है। स्मोक होती है, ठीक है। और ग्रीन प्लांट्स का जो ट्रांसपरेशन होता है जिसमें कि बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 निकलते हैं, ठीक है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसे एल्गी, फंगाई, ठीक है। ये क्या करते हैं? एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कहा हवा के द्वारा चले जाते हैं। तो ये तो हमारे नेचुरल सोर्सेस। दूसरे हैं एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड सोर्सेस। मतलब नेचुरल तो जो ठीक है, नेचर में है, उनका तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे खुद के द्वारा जो बनाए गए हैं, हमारे खुद के द्वारा जो सोर्सेस है, उसमें सबसे पहले आता है पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा ब्लास्ट होना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये सबसे बड़ा कारण है एयर पॉल्यूशन का, ठीक है। तो अब ये देखिए, जहां पे 2000 में हमारी जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो डबल हो गई, लेकिन 2009 में जाते ही ये हमारी 6.5 बिलियन हो गई। और यदि हम इसी तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, तब क्या होगा? हमारी जो पॉपुलेशन है वो हर 35 ईयर्स में जो है वो डबल होती जाएगी। और जितनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन होती जाएगी, उतनी ज्यादा हमें रहने के लिए और ज्यादा हमें प्रयास करने पड़ेंगे, नेचर के अगेंस्ट हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। जब नेचर के अगेंस्ट हम जाएंगे तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, और वाइल्ड लाइफ को भी कहीं ना कहीं हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा डिफॉरेस्टेशन। मतलब जैसे जैसे हम पॉपुलेशन हमारी ग्रो करती जाएगी, तो वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं? प्लांट्स, ट्रीज और फॉरेस्ट को अंधाधुंध काट रहे हैं। और इस अंधाधुंध कटिंग से क्या हो रहा है? फॉरेस्ट वगैरह के काटने से, खत्म होने से हमारा जो नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, ठीक है। और सेकेंडली क्या है कि एक तो हमारा पॉपुलेशन हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड के कारण हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं। सेकेंड हमारा क्या है कि जो हम पेपर इंडस्ट्री या पेपर बनाने के लिए भी हमें बहुत सारे फॉरेस्ट काटने पड़ते हैं। और इसमें भी देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो सबसे ज्यादा पेपर का यूज कर रही है। और 2009 में आते आते एशिया जो है सबसे बड़ा पेपर का
प्रोड्यूसर या उत्पादक बन गया। अब मान लीजिए कि जो अभी हालात है, जैसे हमारा पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, हमारा पेपर बहुत काम में आ रहा है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि 2010 या इससे आगे हमारा जो पेपर की जो डिमांड है वो 31% से ज्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, और जितना ज्यादा हम पेपर का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हम फॉरेस्ट को हटाएंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। जितना हम फॉरेस्ट को हटाएंगे उतनी ही ज्यादा हमारे पानी की कमी होगी। ठीक है, सॉइल की हमारी उत्पादकता कम होगी और हमारा उससे नुकसान होगा। थर्ड है हमारा फॉसिल फ्यूल्स का जलना। अब हमारी जो फ्यूल्स हैं, जैसे हमारी कोल है, ऑयल है और नेचुरल गैस जो जलती है, तो उससे हमारी 97% एनर्जी हमारी इन्हीं चीजों से बनती है। अब जितनी ज्यादा हमारी एनर्जी, जितनी ज्यादा हमें एनर्जी की आवश्यकता हम इससे पूर्ति करेंगे, तो उतनी ही ज्यादा हमारा क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि जितनी ज्यादा ये हम इनको यूज करेंगे, कोल को और नेचुरल गैसेस को जोड़ करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स है, थर्मल पावर है, इन सब में क्या है, हमारा फ्यूल बर्निंग हो रही है। ठीक है, तो उतनी ही ज्यादा हम एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे और ये जो है वो एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ जा रही है, व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं। व्हीकल के कारण क्या हो रहा है, व्हीकल के कारण हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और NOx इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे हम व्हीकल ज्यादा बढ़ाएंगे, व्हीकल ज्यादा बढ़ाने से हमारे पास जो गैसेस आएंगी, इनके कारण जो 75% जितना पॉल्यूशन है, वो 75% जो है हमारा व्हीकल के कारण हो रहा है। क्योंकि इससे अभी मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस, NOx, हाइड्रोकार्बन्स और पार्टिकुलेट्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप ये देखिए कि जो डीजल होता है, डीजल के जो बर्निंग्स है, जो पार्टिकुलेट्स बनते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जो बनते हैं, उससे जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक होते हैं। ठीक है, और अभी मतलब रिसेंटली जो नाइट्रोबेंजोथ्रोन होता है वो भी कार्सिनोजेनिक, इसकी मतलब प्रॉपर्टी इसमें से अभी अभी एनालाइज की गई है। ठीक है, तो ये डीजल से जब हमारी इतनी चीजें चल रही है और डीजल से बहुत सारी चीजें चलती है, आजकल तो अधिकतर व्हीकल डीजल के आने लग गए। ठीक है, दूसरा है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन की हमारी बहुत सारी डिमांड्स बढ़ती जा रही है और इसलिए हमारी बहुत सारा हम या डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि डेवलपमेंट का जो फैक्टर है, डेवलपमेंट किससे होता है, इंडस्ट्रीज से होता है। तो जैसे जैसे हम इंडस्ट्रीज बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रीज में क्या होगा, केमिकल भी आएंगी, मेटलर्जी भी आएंगी और बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होंगे, एयर्स भी बर्न होगी, फ्यूल्स भी जलेंगे, सब काम होंगे। केमिकल भी होंगे, इंडस्ट्रीज भी होंगी, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज भी होंगी, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज भी, हर तरह की इंडस्ट्रीज होंगी। इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकलेंगे जो कि एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है उसमें से 77% तो क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। मतलब इतना आ रहा है, इतना हम इसमें पढ़ रहे हैं वाटर पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट। जितने भी इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट आता है वो हमारी नदियों में, हमारे और जो वाटर, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, सरफेस वाटर में, ग्राउंड वाटर में चला जाता है और ये सब के सब कैसे पॉल्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो 77% तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, इसका 50% एयर पॉल्यूशन हो रहा है और जो रिमेनिंग होता है उससे वाटर और एयर दोनों पॉल्यूट हो रहे हैं।
जो केमिकल प्रोसेस की इंडस्ट्रीज हैं उससे बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकलते हैं, ठीक है, जो कि एयर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। फिर जो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज है वो SO2, SO3, H2SO4 मतलब इतनी सारी गैसेस बनाती हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करती है, सब गैसेस, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को एमिट करती है, जिसके कारण कि एयर पॉल्यूशन होता है। अब यदि मान लीजिए नॉन मेटेलिक यदि अपन बात करें तो नॉन मेटेलिक जो है वो इनमें माइनिंग होती है, क्रशिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स होता है, वो क्या करते हैं, बहुत सारे हजार्डियस डस्ट निकलती है, ठीक है। पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग होती है वो की एक एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। फिर है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ये भी एक बहुत बड़ा एयर पॉल्यूशन के सोर्स है। देन है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब मेन अपना अपन आते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत बड़ा सोर्स है। इसमें ये तो मतलब आज की तारीख में अपन कहते हैं ना कि पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन की जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी, फिर उनका मतलब उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे पेस्टिसाइड डाले, इंसेक्टिसाइड डाले हमने अपनी फसलों में, हर्बिसाइड्स डाले, ठीक है। तो उससे दो नुकसान हुए। एक तो इससे क्या हुआ कि नीचे जो मिट्टी है वो बहुत सारे उसमें गए, इसका उसका इरोजन होता गया, सॉइल इरोजन होता गया। फिर ये ग्राउंड वाटर में गए, और उसके बाद क्या हुआ कि जो बहुत सारे पेस्टिसाइड है वो हवा में भी उड़ते हैं, और उनका असर फिर ह्यूमन बीइंग या और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे जो जानवर जो इन फसलों को खाते हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर अफेक्ट इनका पड़ता है, ठीक है। अब बहुत सारे हमारे बाइसाइड्स जो हैं, जैसे DDT है, BHC है, ठीक है, ये बहुत इजीली बायोडिग्रेड या डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बायोटिक कंपोनेंट पे ये एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। और अभी तक हमारा जो ऐसे कोई टेक्नोलॉजी हमें नहीं आई है जो कि इनके इफेक्ट को रिवर्स कर सके, ठीक है। देन है आपके मेटेलिक कंटेमिनेट्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है कुछ टॉक्सिक मेटल्स को डिस्चार्ज करती है जो कि लिविंग बायोटा के लिए बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, ठीक है। यदि हम बात करें इंटरनेशनल रजिस्टर ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक केमिकल्स की, तो हम ये कह सकते हैं कि हर साल 6 मिलियन केमिकल्स जो है वो इंडस्ट्रीज से बाहर आते हैं और वातावरण में, एयर में घुल जाते हैं, और हर साल कम से कम 30,000 के करीब नए कंपाउंड इसमें ऐड होते जाते हैं। और ये सब इतने जब कंपाउंड आएंगे, जब इतने सारे कंपाउंड जब ऐड हो गए, तो फिर क्या होगा, इतने कंपाउंड यदि हर साल हमारे एनवायरनमेंट में एयर के थ्रू आएंगे तो क्या होगा, एनवायरनमेंट हमारा और पॉल्यूट होता जाएगा, ठीक है। फिर है आपके वॉर्स। युद्ध में भी क्या होता है, युद्ध में जो हमारे एक्सप्लोसिव होते हैं उससे बहुत सारा एयर पॉल्यूशन होता है। हमारे जितने भी एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं उसमें बहुत सारी रेडियो एक्टिव रेज निकलती है,
और जो कि हवा में या एयर में घुल जाती है और एयर उसको पॉल्यूट करती है। ठीक है, और इस तरह जैसे हमारे एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, उनसे जो वेस्ट वाटर निकलता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो भी एक तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ सोर्सेस जो कि एयर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म में ये पढ़ते हैं कि ये जो हमने एयर का पॉल्यूशन लिया, ये तो एयर के इतने सारे जो पॉल्यूशन होते हैं कि पॉल्यूशन किस किस तरीके से होते हैं, कि सोर्स क्या है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन जो पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि इसको पॉल्यूशन इसका कर रहे हैं एयर का, वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, और उनको उनका रिएक्शन कैसे होता है, वो किस तरीके से एयर को पॉल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पॉल्यूट करते हमने पढ़ लिया, लेकिन वो किस तरीके से करते हैं, उनका केमिकल रिएक्शन इससे कैसा है जिससे कि एयर पॉल्यूट हो जाती है और जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। वो सब हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।